गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आदर्शवाणी निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं सुमन एसएसटी की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स आइए, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास में हम शुरू से लेके 1206 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि स्वर्णिम काल था भारत का। कौन से समय पे भारत है वो उसका जो काल है, उनके लोगों का जो रहन सहन है वो फर्स्ट क्लास था। ऐसा काल कौन सा था और किस समय क्या क्या हुआ भारत में। स्टूडेंट्स, भारत जो है इसका इतिहास जब आप देखेंगे और इसकी संस्कृति के बारे में आप जब पढ़ेंगे, आप ये पाएंगे कि भारत जो देश है ये प्राचीन समय से ही एक सर्वश्रेष्ठ देश रहा है और इस देश की जो संस्कृति है वो प्राचीन समय से ही पूजनीय रही है, मान्य रही है। भारत का जब इतिहास उठा के आप देखेंगे और जो उत्खनन और पुरातात्विक विभाग की जो खनन क्रिया हुई है, उस खनन क्रिया में हमें ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है वो न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में फैली हुई थी। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का बिगुल बोलबाला चारों तरफ फैला हुआ था, ना केवल इंडिया में अपितु पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई थी। और जो समुद्रों से पार जो देश थे, समुद्रों से पार जो प्रदेश है, उनको द्वीपांतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्वीपांतर प्रदेश कहा जाता था। समझ गए? समुद्र से जो पार देश थे ना, उनको क्या कहा जाता था? द्वीपांतर कहा जाता था। स्टूडेंट्स, जो प्राचीन समय है इसमें हमने 9th क्लास में पढ़ा था सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण काल, महाभारत काल। ये जो जितने भी सभ्यताएं हमने पढ़ी थी, उन सारी सभ्यताओं में हमने ये देखा था कि भारतीय सभ्यता है वो सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है और पूरे विश्व में ये फैली हुई थी। व्यापार वाणिज्य में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विदेशी सामान, जो भारत का जो सामान है वो विदेशों में किस प्रकार से फैला हुआ था, किस प्रकार से लोग वहां पे उसको काम में लेते थे। उत्तर वैदिक जो सभ्यता हमने पढ़ी थी, उस सभ्यता में हमने ये देखा था कि इस सभ्यता में विभिन्न जनपदों का उदय, हमें अस्तित्व जो है उनके बारे में हमने पढ़ा था। यही जो छोटे छोटे जनपद थे ये आगे जाके किस में बदल गए? जनपद जो थे ये किस में बदल गए? महाजनपद में। छोटे छोटे जन किस में बदल गए थे? महाजनपद में। और ये कितने थे? इनकी संख्या थी 16। इनकी संख्या थी 16। छोटे छोटे जो जनपद थे ये बड़े जनपदों में बदल गए और आगे जाके कितने में बदल गए? 16 जनपद थे ये। काशी है, कुरु है, मगध है, अंग है, वज्जी है, मल है, चेदी है, वत्स है। इस प्रकार से टोटल जो है वो 16 थे। समझ गए? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से एक पद था मगध। मगध पर उस समय पर एक बहुत ही भोगविलासी शासक, निरंकुशवादी शासक, घनानंद का शासक। घनानंद, मगध में किसका शासन था? घनानंद। ये अच्छा नहीं था। जनता पर फिजूल के इसने टैक्स लगा रखे थे, कर लगा रखे थे। जनता जो थी वो इसके शासन से त्रस्त थी। हाहाकार मचा हुआ था। जनता का इस प्रकार से शोषण किया करता था। और उस समय पर पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत में एक विदेशी जो आक्रमणकारी है सिकंदर, इसका वर्चस्व था। और प्लस घनानंद। मगध में सत्तारूढ़ कौन था? घनानंद। और रही सही कसर पूरी कौन कर रहा था? सिकंदर कर रहा था।
तो जो जनता थी उस जनता को इस सिकंदर से और इस घनानंद से मुक्ति चाहिए थी। लोकप्रिय शासक उनको चाहिए था जो उनका कल्याण कर सके, जनहित में कार्य कर सके। जनता की डिमांड थी, ये जनता का मांग थी। ऐसे में कौटिल्य का एक शिष्य है, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कह सकते हैं। चाणक्य, जिनको हम चाणक्य भी कह सकते हैं। इनका एक शिष्य था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जनता की इच्छा को पूरा किया और इस घनानंद को और इस सिकंदर को खदेड़ा और भारतवर्ष में घनानंद की जगह अब मौर्य वंश की स्थापना की। मगध में, मगध साम्राज्य में, मगध जो महाजनपद था, यहाँ पर अब नींव डल गई किसकी? मौर्य वंश की। समझ गए? घनानंद को पछाड़ के गद्दी पे, मगध की जो सिंहासन है उस पे सत्तारूढ़ कौन हुआ? कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसने शासन किया था 332 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। यहाँ चंद्रगुप्त का हम अलग से लिख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त का शासन देखो, शासन कब से कब तक है इसका शासन? इसका शासन अभी मैंने आपको बताया 332 ईस्वी पूर्व, 332 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। ये बैक की साइड चलेगा क्योंकि ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है, इसलिए ये पूर्व की साइड चलेगा। शासन का समय हो गया 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त जो मौर्य था, ये बाल्यावस्था से ही बड़ा चंचल और शौर्यशाली था, वीर था। मात्र 25 वर्ष की आयु में इसने घनानंद, जो उस समय का मगध का बहुत ही क्रूर शासक था, उसको गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह खुद सिंहासन पर सत्तारूढ़ हो गया था। केवल 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य, अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य ने ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, याद रखने योग्य बात है ये। तो 25 वर्ष की आयु में इसने घनानंद को पराजित कर मगध का जो महाजनपद है मगध, इसका शासन चलाना शुरू कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जो चाणक्य जी थे, उनका सपना था अखिल एक भारत संघ का निर्माण करना, और वो सपना इन्होंने पूरा करवाया अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जैसे ही ये मगध के सिंहासन पर बैठा और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का जो सपना था एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, तो इसका जो अभियान था, विजय अभियान था, उस अभियान का जो मेन उद्देश्य था वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। तो सर्वप्रथम इसने यही काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईस्वी में उसने 305 ईस्वी पूर्व में इसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निक्टर को पराजित किया। 305 ईस्वी पूर्व में 305 ईस्वी पूर्व में इसने क्या किया था? जो सेल्यूकस विक्टर था, निक्टर, उसको पराजित किया और उसके साथ संधि कर ली। संधि करने के बाद में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र उसको दे दिए।
निक्टर ने 305 ईस्वी पूर्व में निक्टर का और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, निक्टर का और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया था, आपस में संधि हो गई। और ये संधि हो जाने के बाद समझौता हुआ, उस समझौते में तय किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को मिलेंगे 500 हाथी और बदले में बलूचिस्तान अफगानिस्तान का जो प्रदेश है वो निक्टर को देना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में संधि हुई थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था। चंद्रगुप्त का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, सेल्यूकस की पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ था, सेल्यूकस की पुत्री के साथ में। चंद्रगुप्त ने जो मैग्स्थनीज है, सेल्यूकस का जो राजदूत था, सेल्यूकस का जो राजदूत था, इस राजदूत को इन्होंने क्या कर दिया, अपना राजदूत नियुक्त किया था। निक्टर का जो राजदूत था उसको इन्होंने अपने यहाँ राजदूत नियुक्त किया था। क्या नाम था उसका, मैग्स्थनीज, मैग्स्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मैग्स्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था जिसने इंडिका नामक किताब को लिखा है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में चंद्रगुप्त का जो विशाल साम्राज्य था, इस साम्राज्य में उस समय पर काबुल है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और गंगा यमुना का मैदान है, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्याचल, कश्मीर, ये सारे जो भूभाग है ये उसके साम्राज्य में शामिल थे। विशाल साम्राज्य था इसका। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो बहुत ही विस्तृत था, विशाल था। गंगा यमुना का प्रदेश भी था, बलूचिस्तान भी था, पंजाब भी था, यमुना भी थी और बिहार, बंगाल, विंध्याचल, ये सारा का सारा, गुजरात। तमिल ग्रंथ अहनानूर में और मुरानूरुम से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। दो ग्रंथ हैं तमिल भाषा के, अहनानूर और मुरनानूर। इनसे ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया है। दक्षिण का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर भी इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी भारत है, इसके ऊपर भी इसने आक्रमण किया था। मौर्य वंश पढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स। वृद्धावस्था में उसने भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ली। उसने 298 ईस्वी पूर्व में स्वर्ण बेला गोला, जो कि मैसूर में है, उपवास करके अपना शरीर त्यागा था। ऐसा पता लगा है कि इन्होंने जैन धर्म की, जब ये वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, उस समय पर इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने ली है। और स्टूडेंट्स, जब स्वर्ण मेला मैसूर में एक स्थान है जहां पर इन्होंने उपवास किया और उपवास करने के बाद उपरांत 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य इस दुनिया को छोड़ के आत्मा से इनकी जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिल गई थी और इस प्रकार से इनको मोक्ष मिल गया था, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इनका शासन रहा 322 ईस्वी टू 298 ईस्वी पूर्व में। फिर से रिवाइज कर देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का शिष्य था। मगध में उस समय पर घनानन और सिकंदर, इन दोनों ही जो घनानन था ये वहाँ का सिंहासन रूढ़ सत्ताधारी शासक था और सिकंदर जो था वो विदेशी था। तो दोनों ने मिलकर खूब मगध की जनता को खूब परेशान कर रखा था। ऐसे में मगध की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी और उस समय पर एक योग्य शासक की जरूरत थी। और ये जो योग्य शासक है, ये योग्य शासक उभर कर सामने आया चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कौटिल्य यानी चाणक्य का शिष्य था, जिनका सपना एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था। 25 वर्ष की आयु में
25, जी हाँ स्टूडेंट्स, 25 वर्ष की आयु में इसने घनानंद को हराया और मगध का शासक बन बैठा और सर्वप्रथम इसने अपने विजय अभियान में अखिल भारतीय संघ का जो सपना गुरुजी का था इनके, उसको पूरा किया। और जो अहनानूर और मुरादानूर जो तमिल ग्रंथ है उनसे हमें ये बात सामने आई है कि न केवल ये उत्तर भारत में अपितु इसने दक्षिण भारत में भी हमला किया था और इसका जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल साम्राज्य था। वृद्धावस्था में इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया और 298 ईस्वी पूर्व में स्वर्ण बेला यानी मैसूर में उपवास करने के दौरान उपवास से इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस विक्टर के साथ में संधि की और इस संधि में 500 घोड़े जो है 500 हाथी हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए और बदले में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का प्रदेश निक्टर को दिया गया। निक्टर ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मैक्सनीज को अपने यहाँ राजदूत बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से इनका शासन रहा 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। अब अगला जो शासक है वो है बिंदुसार। अगला शासक कौन बनेगा? अब बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य रहा नहीं तो उनकी जगह शासन व्यवस्था है वो किसने संभाली? बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचस कहते हैं। बिंदुसार को जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक, इन्होंने इनको क्या कहा है? एमित्रोचेस्ट। यूनानी जो लेखक है इन्होंने इसको कहा है एमित्रोचेस्ट। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में इसको कहा गया है भद्रसार और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर दिव्या वरदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका इसने दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुशीम को भेजा था। जो बिंदुसार था इसने ये जो दक्षिण का हिस्सा है, इस दक्षिण के हिस्से को भी मगध में शामिल कर लिया था और मगध में शामिल करने के बाद इसके समय पर बिंदुसार के समय दक्षिण में 2 विद्रोह हुए थे। इन दोनों विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अशोक को और तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। इसने पहले तो अशोक को भेजा था, अशोक और बाद में भेजा ससीम को। ये इनके बेटे थे, इनको इन्होंने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा था। सुशीम, यस। बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटीयोक्स प्रथम ने डायोमेक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये जो विदेशी लोग हैं इनको इन्होंने अपने यहाँ पर पनाह दी और अपने यहाँ इनको राजदूत के रूप में रखा था। अब अगला है स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और
विश्व प्रसिद्ध शासक, इतिहास, भारतीय इतिहास में जो बहुत ही चर्चित शासक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हमने चंद्रगुप्त को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इनके बेटे बिंदुसार को, अब बिंदुसार के बेटे हम पढ़ेंगे अशोक को। बिंदुसार का समय भी मैं आपको बता दूं 298 चंद्रगुप्त का था। चंद्रगुप्त का बताइए कितना था, आप में से बता सकता है कोई? 322 टू 298, और इनका शुरू हुआ 298 टू ईस्वी पूर्व, जरूर लिखना स्टूडेंट्स, इनका है 272 ईस्वी पूर्व। अशोक जो है वो कब से बनेगा? 273 टू 232 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और उसके बाद में है अशोक। अशोक जो था वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर सत्तारूढ़ होता है, और जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया था। जो जैन अनुश्रुति है, जैन अनुश्रुति है, इसके अनुसार बिंदुसार की इच्छा नहीं थी कि मगध का आगामी शासक या उत्तराधिकारी अशोक हो। बिंदुसार की इच्छा नहीं थी, और उसकी इच्छा के विरुद्ध अशोक जो है वो मगध का शासक बन बैठा था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुच्छरा अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवापीन या देवापियदशी के उपाधियों से विभूषित किया गया है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनमें इसको अशोक और देवानपिय और देवापियदशी भी इनको कहा गया है इनके अभिलेखों में। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। अशोक का जो विवाह है वो विदिशा की राजकुमारी से हुआ था। अभी मैंने आपको बताया ना अशोक को अभिलेखों में किस उपाधि से विभूषित किया गया है, तो यह आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। देवानप्रिय और देवापियदशी। उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। विदिशा की जो राजकुमारी थी इससे इनको संघमित्रा, ये तो थी इनकी पुत्री, और महेंद्र इनका था पुत्र, इनकी उत्पत्ति हुई थी, इनका जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुबाकी का उल्लेख भी मिलता है। अशोक के जो अभिलेख है उसमें न केवल विदिशा की राजकुमारी का उल्लेख मिलता है, अपितु उनकी एक और रानी कारुबाकी का उल्लेख भी मिलता है। कारुबाकी, इनका उल्लेख भी अशोक के अभिलेखों में मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक 273 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो राज्याभिषेक के 7 साल बाद में अशोक ने क्या किया, कश्मीर और जो खोतान का क्षेत्र था 7 वर्ष बाद में, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद में इसने क्या किया, कश्मीर और खोतान इन क्षेत्रों को मिला के भारत में अपने मगध के साम्राज्य में इसने शामिल कर लिया था। और
उस समय पर तमिल प्रदेश के अतिरिक्त, तमिल प्रदेश को छोड़ के, यानी दक्षिण का ये जो क्षेत्र है इसको छोड़ के, दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु को छोड़ के, तमिल क्षेत्र को छोड़ के बाकी का जो भारत प्रदेश था और अफगानिस्तान था, ये भारत से लेकर अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा किस में शामिल था, इस मगध में शामिल कर लिया था अशोक ने। इतना पराक्रमी था ये, इतना शौर्य और वीरशाली शासक था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट घटना घटी इसके जीवन की। ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की बात हम कर रहे हैं। 8वें वर्ष में इसने कलिंग युद्ध किया। 8वें सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध। इस युद्ध में जो भयंकर क्षति हुई थी, उस हानि को देखकर इतिहास ये कहता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे कलिंग युद्ध में। तो इन 1 लाख और अनेकों घायल भी हुए थे। इन 1 लाख लोगों के डेड बॉडीज को, मृत शरीर को वहां पर देखकर और घायलों के शरीर को देखकर स्टूडेंट्स अशोक के मन को बहुत ठेस पहुंची। अशोक का मीन्स होता है, आपको पता हो तो, अशोक। ए मतलब नहीं, शोक मतलब जिसको कोई दुख शोक नहीं होता। लेकिन कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, उस युद्ध को देखकर लाखों लोगों की जो लाशें थी उनको देखकर अशोक के दिल को बड़ी ठेस लगी और इसने अपनी तलवार छोड़ दी और ये वचन लिया, ये प्रतिज्ञा ली कि अब वो जिंदगी में कभी भी तलवार नहीं उठाएगा, यानी कभी भी वो युद्ध नहीं करेगा। लोगों के परोपकार के लिए, कल्याण के लिए वो काम करेगा। तो इस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अशोक की कायाकल्प हो गई, पलट गई उसकी काया, आत्मा बदल गई उसकी और उसको ये महसूस हुआ कि खून खराबे में कुछ नहीं रखा और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का वचन लिया। और इस प्रकार से राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में देखिए बोध गया तथा लुम्बिनी। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता दूं कि 261 ईस्वी में जब इसने युद्ध करना छोड़ दिया था तो इसने धर्म का रास्ता अपनाया, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया, धर्म कर्म करने पर अपना जोर दिया और बौद्ध धर्म को इसने ग्रहण कर लिया था। आगे जाके आप पढ़ेंगे किस प्रकार से इसने न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका वगैरह में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। शासन के 10वें वर्ष में, 7वें वर्ष में मैंने आपको बताया कि कश्मीर और खोतान के प्रदेश को भारत में मिलाया और 8वें वर्ष में इसने कलिंग की घटना को अंजाम दिया, कलिंग के युद्ध को अंजाम दिया, जिसने इसके जीवन को बहुत प्रभावित किया, बदल ही दिया था। तलवार छोड़कर ये धर्म के रास्ते पर चल पड़ा था, बौद्ध धर्म को अपना लिया। 10वें वर्ष में इसने क्या किया है, बोध गया तथा लुम्बिनी पड़ती है कपिलवस्तु में, वहां की इसने धम्म यात्रा की। रुमिन देवी से यह विदित होता है कि वहां पर भूमि कर की दर घटाकर 1/8 कर दी थी।
1/6 थी भूमि की लगान की दर, इसको 1/8 कर दी। धम यात्रा भी की इसमें, ये रुमिन देवी से पता चलता है। अब अशोक के हाथ में तलवार नहीं रही, युद्ध वगैरह से उसको कोई मतलब नहीं रहा। उसने एक नया पंथ चलाया, एक नया धर्म चलाया, जिसका नाम था धम्म। क्या नाम था? अशोक के द्वारा चलाए गए संप्रदाय का नाम था धम्म। धम्म चलाया उसने, और इस धम्म में कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का कोई भी व्यक्ति है वो धम्म में आ सकता है। और अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया है वो ही धम्म है। मनुष्य के नैतिक उत्थान के लिए, यानी नैतिक, मनुष्य को चरित्रवान बनाने के लिए, नैतिकवान बनाने के लिए अशोक ने धम्म चलाया था, जिसमें आदर्शवान व्यक्ति ही शामिल हो सकता था। जो धम्म की परिभाषा है वो दूसरे और 7वें अभिलेख में मिलती है। इसके अनुसार क्या नहीं करना चाहिए व्यक्ति को? पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दान, सत्य और कर्म शुद्धि ही धम्म है। पाप नहीं करना, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, दुख दर्द नहीं देना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और अपने कर्मों को अच्छा शुद्ध रखना धम्म है। बहुत ही अच्छा पंथ उसने चला, बहुत ही अच्छा आदर्श उसने प्रतिपादित किए हैं। यानी सर्व कल्याण के लिए अशोक ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, पाप मत कीजिए, दूसरों को कष्ट नहीं दीजिए। ये ऐसा पंथ था धम्म, ऐसी संस्था थी धम्म, ऐसे आदर्श थे धम्म। अब धम्म में व्यक्ति का जो स्वभाव है वो साधु जैसा होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए उसको, दया धर्म करने, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति धर्म का सदस्य हो सकता है। और प्राणियों के प्रति मन में श्रद्धा रखना, प्यार रखना, माता पिता की सेवा करना, चोरी नहीं करना और बड़ों की आज्ञा को मानना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये आदर्श हैं। ये प्रस्तुत किए अशोक ने अपने धम्म में। इस प्रकार से जो धर्म है वो व्यक्ति के नैतिक उन्नति से जुड़ा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी धर्म के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।